नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, जीआईसी प्रवक्ता मेंस की तिथियां प्रतिदिन आपको परेशान कर रही हैं। उन्होंने एक संभावित तिथि दे रखी है 6 फरवरी। हो सकता है कि सभी विषयों का पेपर एक दिन में न हो पाए। कुछ 7 तारीख को आयोजित हो, कुछ 6 को आयोजित हो, या 6 को ही 2 पालियों में या एक साथ आयोजित हो। उन्होंने एक संभावित तिथि दी है, लेकिन वो डेट फिक्स है। उसी तिथि को अगर हम माने तो हमारे पास लगभग 40 से 45 दिन का समय बचा है, और इस 40 से 45 दिन में आपको अपने विषय की अच्छी तैयारी करनी है। और विषय की अच्छी तैयारी के साथ साथ आपको तैयारी करनी है निबंध और सामान्य हिंदी की। निबंध और सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो सबके लिए अनिवार्य है, और उसमें भी आपके जो अंक मिलेंगे मुख्य परीक्षा में, दोनों पेपर से उनके अंक को जोड़कर ही एक नई मेरिट तैयार की जाएगी। निबंध पेपर एक जटिल है, जटिलता से भरा है। जटिल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी तक आपने अपना विषय पढ़ा है, निबंध के लिए आपने सोचा नहीं था। निबंध की शुरुआत कैसे होती है, निबंध कैसे लिखे जाते हैं, ये काफी कठिन और उबाऊ प्रक्रिया है। तो मैं पूरे स्ट्रक्चर को समझाऊंगा। उसके पहले आपको बता दूं कि सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर मैं आपको पढ़ाऊंगा, और हिंदी साहित्य भी मैं पढ़ाऊंगा। बाकी हमारे यहाँ गणित बीएम भारद्वाज सर, बायोलॉजी सुमन सर और सिन्हा सर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट, हिस्ट्री, इस तरह के जितने भी विषय हैं, होम साइंस, सभी विषयों की कक्षाएं जीआईसी प्रवक्ता मेंस के लिए टीचर्स एकेडमी पर उपलब्ध है। आप सब गंभीर अध्येता, गंभीर छात्र हैं, इसलिए आप सबको मालूम होगा कि यह वही अध्यापक पढ़ा सकते हैं जो गंभीर अध्येता है, एक्सपीरियंस टीचर है। तो आप सब सही का चयन करें या स्वयं तैयारी करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए आज बातचीत शुरू करते हैं निबंध की। उसके पहले एक छोटी सी सूचना और जानकारी है आप लोगों के लिए कि जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं कि निबंध की तैयारी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, उन सब के लिए हमारा नंबर है व्हाट्सएप का। ये नंबर आप सब ले लीजिए, और इसी नंबर पर आप सबको व्हाट्सएप कर देना है 96 28 95 92 37। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि टेलीग्राम पर हम लोगों का एक फ्री ग्रुप चल रहा है, जिसमें कुछ ना कुछ मटेरियल आपको दिया जाएगा। वो जीएस के बच्चे भी हमारे पास पहले से थे उपलब्ध, वो बच्चे कुछ हैं, और कुछ बच्चे सामान्य हिंदी और निबंध के लिए। जीएस तो अब नहीं रहा, वो प्री में था। सामान्य हिंदी और निबंध के लिए वो एक ग्रुप है, तो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसके लिए कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय को। आज के विषय का सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि निबंध क्या है। निबंध क्या है, यह आपके लिए मौखिक तौर पर जानना आवश्यक है। लिखित तौर पर आप जानते हैं बहुत अच्छी चीज है, अन्यथा उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है कि आप इसको पढ़िए। सभी विषयों का एडमिशन प्रोसेस वही है, आपको केवल व्हाट्सएप कर लेना है बस। तो निबंध जब हम लिखने के लिए सोचते हैं तो दिमाग में आता है निबंध क्या है। सबसे पहले हमारे यहां एक विधा हुआ करती थी, तो एक प्रश्न यह भी बनता है कि विधा क्या है। तो वांग्मय एक शब्द हुआ करता था और इसके अंतर्गत सब कुछ समेटा था। आज अगर आप पेट में दर्द लेके जाते हैं हॉस्पिटल, तो डॉक्टर आपका चिकित्सा तभी करेंगे जब वो पेट के डॉक्टर होंगे। हाथ टूट गया है आपका, तो पेट का डॉक्टर आपकी दवा नहीं करेगा। विशेषीकरण का दौर है।
लेकिन ये विशेषीकरण का दौर आज है, पहले नहीं हुआ करता था। पहले एक वैद्य वो नाड़ी देखता था और सभी रोगों की दवाएं दे देता था। विशेषीकरण का दौर सभी चीजों में आया और यह अनुशासन और विषयों में भी आता है। वांग्मय एक विषय के रूप में था और इसमें सभी ज्ञान सम्मिलित थे। ज्ञान की जितनी भी दशाएं हैं, दिशाएं हैं, स्रोत हैं, जो भी लिखा पढ़ा जा रहा था या जो भी था वो सब वांग्मय में ही स्थापित था। वांग्मय का विभाजन होता है और वह विभाजन किस रूप में होता है? सबसे पहला विभाजन आपको जो देखने के लिए मिलेगा वह वार्ता के रूप में मिलता है। दूसरा विभाजन हमको देखने के लिए साहित्य के रूप में मिलता है और तीसरा विभाजन हमको शास्त्र के रूप में देखने के लिए मिलता है। वार्ता, साहित्य और शास्त्र। वांग्मय का जब विभाजन होता है तब तीन भाग होते हैं, वार्ता, साहित्य और शास्त्र। वार्ता का मतलब वह होता है कि जिसमें हम आम बातचीत करते हैं। आम बातचीत का मतलब कि जैसे हम कह दें कि हमारे गांव में राधे श्याम की पतोहू जब से आई हैं तब से उन्होंने पूरे परिवार को नाक को चने चबवा दिया है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, भाषा का सामान्य ज्ञान आपको नहीं मालूम है, तो आपके मन में विचार आएगा कि यार ऐसी कौन सी पतोहू आ गई है जो नाक से चने चबाती है। आपने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि आप यहां पर शब्द को महत्व दे रहे हैं, लेकिन अगर आप वहां पर अर्थ को महत्व दे देते तो आप सही होते, क्योंकि वार्ता में अर्थ को महत्व दिया जाता है। कोई भी वार्ता हो, कोई बातचीत करते हैं आप, तो वहां पर शब्द को महत्व नहीं दिया जाता, वहां पर अर्थ को महत्व दिया जाता है। साहित्य, लिटरेचर, पूरे विश्व के जो साहित्य है, भारत के जो साहित्य है, सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और अंत में आता है शास्त्र। शास्त्र में वो गूढ़ चीजें आती हैं जैसे जीवन कैसे जीना है, दर्शन, दर्शन शास्त्र। व्याकरण शास्त्र का मतलब यह होता है नियम, अनुशासन। जैसे मनुष्यों को अनुशासित करने का काम कौन करता है? संविधान करता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है कि संविधान भी मनुष्यों को अनुशासित नहीं कर पाता और ऐसे समय में धर्म की आवश्यकता पड़ती है और धर्म भी अनुशासन के रूप में कार्य करता है। ठीक वैसे ही जैसे बचपन में आपसे मम्मी ने कहा कि बेटा मेढक को मत मारो, नहीं कान दर्द करेगा, कान में दर्द होगा। आपने मेढक को मारना छोड़ दिया। हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि ये गौ माता है, तो गाय के साथ माता का संबंध स्थापित करने के कारण छोटा सा बच्चा उस पर दया दिखाता है और मातृत्व भावना के अनुरूप वह माता मानकर उनसे प्रेम करता है। लेकिन अगर कोई ये कह दे कि ये गाय है, दिस इज खाऊ बेटा, दिस इज खाऊ माय बॉय, ऐसा कहने वाले लोग के बच्चे क्या करेंगे? उसको गाय मानेंगे और काऊ मानेंगे, माता जैसा कोई भी अनुभव नहीं रहेगा। दिस इज मून माय चाइल्ड, यह कहने वाले लोगों की संतानें चांद पर थूकेंगे और जो कहेंगे कि मामा है, चंदा मामा, वो उससे प्यार करेंगे। प्रकृति के साथ जुड़ाव, प्रकृति के साथ साधारणीकरण, प्रकृति के साथ प्रेम, प्रकृति के साथ संवेदना, ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब हम उनको अपने परिवार के रूप में जोड़ेंगे। तो यहां पर जो शास्त्र है वो अनुशासन के रूप में काम करता है और विभिन्न विषयों का शास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषा को अनुशासित करना है तो व्याकरण, काव्य को अनुशासित करना है तो काव्य, यह शास्त्र हो जाता है। और हमारा निबंध से क्या मामला है, इसको हम आपको क्यों बता रहे हैं?
क्योंकि जब हम साहित्य में आते हैं तब इसका विभाजन होता है। जब हम साहित्य तक पहुंचते हैं तो साहित्य का भी विभाजन 3 भागों में हो जाता है। एक को हम कहते हैं गद्य, दूसरे को हम कहते हैं पद्य और तीसरे को हम कहते हैं चंपू। चंपू का मतलब है कि ये दोनों जब मिल जाते हैं तो चंपू का जन्म हो जाता है। बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों रहता है। अच्छा, आपने हिंदी में एडमिशन के लिए मैसेज किया है लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो गुंजन जी तुरंत आप फिर से मैसेज करिए, अभी तुरंत रिप्लाई आपको जाएगा, तुरंत आप मैसेज करिए। तो गद्य और पद्य जब मिलता है तो चंपू का निर्माण होता है। पद्य और चंपू छोड़ते सबसे पहले समझते हैं गद्य। गद्य का भी 2 भागों में विभाजन हो गया, कथा साहित्य और कथेतर साहित्य। कथा साहित्य और कथेतर साहित्य। कथेतर साहित्य। कथा साहित्य का मतलब है कि जिसमें हम कहानियों की बात करते हैं, स्टोरीज, नॉवेल्स, ये सारी चीजें आ जा रही हैं। और कथेतर साहित्य में वो चीजें आ जा रही हैं जो कथा से इतर है। तो कथेतर साहित्य में एक भाग आता है अन्य गद्य विधाओं का। अन्य गद्य विधाएं। विधाएं, विधा शब्द जो है इसका तात्पर्य होता है कि हम किसी शाखा की बात कर रहे हैं, साहित्य की किसी शाखा की बात कर रहे हैं, किसी अनुशासन की बात कर रहे हैं, किसी शैली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विभिन्न विधाएं हैं, जैसे एक विधा आपका हो गया नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, रिपोर्टाज, पत्र लेखन, निबंध, ये सब विधाएं। तो इन्हीं विधाओं में से एक विधा जो है निबंध, जिसे हमें पढ़ना है। अब प्रश्न उठता है कि निबंध की शुरुआत कब से होती है और किस प्रकार से निबंध आया। अब आप थोड़ा सा आइडिया लें तो निबंध साहित्य के लिए लोग कहते हैं कि यह पाश्चात्य साहित्य की देन है। पाश्चात्य विचारक मॉन्टेन जो है इसके फाउंडर माने जाते हैं, स्थापक माने जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे भी प्राचीन साक्ष्य हमारे पास है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में जब आप जाते हैं तो वहां पर निबंध एक विधा के रूप में हमको प्राप्त होता है। निबंध का मतलब क्या होता है? किसी चीज को भली भांत बांध लेना, किसी चीज को बांधना और क्रम में रखना, उसको हम निबंध कहते हैं। निबंध की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है और न तो निबंध की एक निश्चित परिभाषा बनाई जा सकती है। सब विचारकों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार अलग अलग निबंध की परिभाषा। हम किसी भी बात को बहुत अच्छे से बांध ले और क्रमबद्ध रख दे, वही निबंध है। तो संस्कृत साहित्य में जहां पर दर्शन और ज्ञान की बातें होती थी, वहां पर इस निबंधन का, उस निबंध शैली की आवश्यकता पड़ती थी। तो सबसे पहले क्या किया जाता था लिखते समय? मान लीजिए कि आपको कह दिया गया कि आप मनुष्य हो, एक निबंध लिखने के लिए कह दिया गया कि मनुष्यता से ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है, बचाया जा सकता है। इस विषय पर एक निबंध लिखिए। सामान्य तौर पर जब हम इस तरह के निबंध देखते हैं तो ये क्या है? ये स्टेटमेंट है, ये कथन है,
स्टेटमेंट जो होते हैं वह पक्ष और विपक्ष दोनों पे लिखे जाते हैं। अब आपने कह दिया कि भ्रष्टाचार क्या है, इस पर निबंध लिखिए, तो भ्रष्टाचार क्या है, कारण और निवारण पे आप लिख देंगे। लेकिन जब आपको स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट के आधार पर आपको एक निबंध लिखना है, तो इसका जो पक्ष और विपक्ष दोनों होगा। बस हमको ध्यान ये रखना है कि पक्ष जो है हमारा वो अधिक रहेगा और विपक्ष थोड़ा सा रहेगा। अगर हम पूरे को देखें तो यहां पर 100% अगर इसको माने तो लगभग हम 80% जो है वह पक्ष में बात को लिखेंगे और 20% इसके विपक्ष में भी लिखेंगे, लेकिन विपक्ष में भी सकारात्मक। तो आप कहेंगे सर विपक्ष सकारात्मक कैसे हो सकता है? इंटरव्यू आपका होता है और इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप कोई अपनी 2-3 गंदी चीजें, बुरी चीजें बता दीजिए। तो आप बताओगे कि मैं जब सोचने लगता हूं तो मैं अपनी अपनी उंगली को अपने नाक में डाल के उसको खुजाने लगता हूं, ये मेरी कमी है और मैं इसको सुधारने का प्रयास करूंगा। मैं किसी काम को जो मेरे ऊपर प्रेशर होता है उसको काम करने के लिए बहुत जल्दबाजी दिखाने लगता हूं, प्रेशर में आ जाता हूं और ये मेरी कमी है। तो एक प्रकार से अच्छाई भी है कि आपको कोई काम सौंपा जाता है तो आप जल्दबाजी, आपके मन में रहता है कि जल्दी से इस काम को पूर्ण किया जाए, और ये बुराई भी है। तो इस तरीके से आप 20% उसके विपक्ष को भी लिखेंगे। लेकिन अब यहां पर ये जब हमने ये कहा कि निबंध ये जब संस्कृत में लिखे गए तो संस्कृत में सबसे पहले उन्होंने ये बिंदु रखे कि किन किन बिंदुओं के आधार पर मनुष्यता और पर्यावरण है साथ में, फिर उन्होंने इसका खंडन किया और इसी पूरी प्रक्रिया को संस्कृत साहित्य में निबंध के नाम से जाना है। लेकिन वास्तविक रूप में आधुनिक युग में जो निबंध की शुरुआत होती है वो सबसे पहले पाश्चात्य साहित्य में होती है। और यह किस रूप में भारत में निबंध में आती है? तो भारत में जो हिंदी में निबंध लिखने की चलन की शुरुआत होती है वो लगभग भारतीय युग से होती है। भारतीय युग कहने से तात्पर्य है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आसपास 1857 के आसपास भारत में हिंदी में निबंध की शुरुआत हो जाती है। अब प्रश्न बनता है कि कैसे निबंध को पढ़ना है, कैसे किस तरह के निबंध आएंगे, निबंध कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से सभी प्रश्नों का जवाब आपको देना है, तो इस पर चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। निबंध के कितने प्रकार हैं? देखिए, निबंध को अगर हम साहित्य के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो लगभग आपको 110 प्रकार मिलेंगे निबंध के, वो अलग अलग आधार पर, शैली के आधार पर, भाषा के आधार पर, विषय, मतलब कई तरह के विभाजन। लेकिन अगर हम सब कुछ छोड़ के केवल मोटे मोटे तौर पर देखने का प्रयास करें तो निबंध को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं कि कितने प्रकार का निबंध आपके यहां पूछा जा सकता है। 2 तरह का निबंध आपके यहां पूछा जा सकता है। एक तो आएगा मूर्त अवधारणा का निबंध और दूसरा आएगा अमूर्त अवधारणा का निबंध। मूर्त जिसको आप देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं और जिसके विषय में आप जानते हैं। अमूर्त जिसको आप केवल कल्पना के तौर पर समझ सकते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, केवल कल्पना के तौर पर समझ सकते हैं इसके आधार पर। तो हमारे जो ये मूर्त तरह के निबंध हैं, इन मूर्त निबंधों में हम सबसे पहले देखेंगे, पहला आधार जो है वह है वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंधों में वर्णन प्रधान होता है। आप बचपन में थे तो उस समय आपने बहुत सारे ऐसे निबंध लिखे होंगे, वर्णनात्मक निबंध, ठीक है।
ये निबंध आपको मालूम है। जैसे किसी आंखों देखे मेले का वर्णन करो, आता था ना कि माघ मेले पर एक निबंध लिखो। तो आपने क्या किया, माघ मेला आपने देखा था और आपने उसका वर्णन कर दिया। ये तो वर्णनात्मक निबंध है और ये मूर्त अवधारणा के अंतर्गत लिखे जाएंगे निबंध। इसके बाहर एक निबंध आता है आपके यहां विचार प्रधान निबंध। विचार प्रधान निबंध भी मूलतः क्या होते हैं, अमूर्त अवधारणा के होते हैं। और इसी में एक निबंध आ जाएगा आपका कल्पना प्रधान निबंध। कल्पना प्रधान निबंध, और इस तरह का निबंध भी आपने बचपन में लिखा है। यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते, आप कल्पना कर रहे हैं, यदि आपके दो पंख होते तो आप क्या करते। ये भी कल्पना पर आधारित निबंध है। तो वर्णनात्मक निबंध के लिए मैंने आपको बताया, इसमें एक निबंध जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है वर्णन पर आधारित निबंध, विचारात्मक निबंध। आपके यहां जो प्रश्न सबसे अधिक पूछे जाते हैं वो वर्णन पर आधारित निबंध होते हैं, और वो थोड़ा बहुत विचार और वर्णन दोनों को मिलाकर निबंध पूछे जाते हैं। अब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा मैं। निबंध में आपके यहां जो प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए निबंध सबसे नीरस विषय होता है, क्योंकि इसमें कोई कथा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई रस नहीं, बेरस होता है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल जब निबंध लिखते हैं तो वो कहते हैं कि श्रम का परिहार और श्रम का परिहास होना चाहिए। परिहार और परिहास ये दो तरह के संबंध होते हैं। जीजा और साली का जो संबंध है वो परिहास का संबंध है, और जेठौत से जो संबंध होता है, जेठ जी से जो संबंध होता है वह परिहार का संबंध होता है। भारत में संबंधों में दो तरह के मजाक और रिश्ते बनाए गए हैं। जहां पर आपका नैतिकता और आदर्श बना रहे वो परिहार का संबंध है, और जहां पर आप नैतिकता और आदर्श खो दें वहां परिहास का संबंध है। परिहास के संबंधों में आप देखिए तो जीजा साली और भौजाई के साथ जो भी गीत गाने और मजाक की पद्धतियां भारत या जहां पर भी हैं वो इसी रूप में देखी जाती है। भोजपुरी गीतों में आप देखते हैं तो परिहास संबंधों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। एक गाना आया था, भतीजवा तोर मौसी जिंदाबाद। भाई मजाक चल रहा है, लेकिन भतीजों जो छोटा सा बच्चा है उसको भी इस गाली गलौज में और मजाक में जोड़ा जा रहा है। तो ये जो परिहास संबंधन की धज्जियां उड़ाई गई। तो दो तरह की स्थितियां होती हैं निबंध में। तो जब निबंध लिखा जाता है और बहुत गंभीर विचारात्मक निबंध लिखे जा रहे हैं तो बीच में थोड़ा बहुत आपका मस्तिष्क न थके, पढ़ने वाले का मस्तिष्क न थके, इसके लिए परिहार और परिहास भी होना चाहिए। परिहार और परिहास भी होना चाहिए, अर्थात व्यंग्यपूर्ण चुटकुले, या चुटकुले का मतलब इस तरह से भद्र चुटकुले लिखने हैं, अभद्र नहीं। तो व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रयोग जब आप करते हैं निबंध में, तो जो पढ़ने वाला है निबंधकार, अर्थात आपके सामने जो एग्जामिनर है, वो आपको अच्छे अंक देगा। केवल आप तथ्य पर तथ्य दिए चले जा रहे हैं तो क्या होगा, वो उसका दिमाग थक जाएगा, और दिमाग थक जाएगा तो अच्छा नंबर नहीं देगा आपको। इसलिए बीच बीच में व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रयोग किया जाएगा, इससे प्रवाह बना रहेगा भाषा में और वो खूब आनंद उठाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, जनरल हिंदी की कुछ फीस कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि परिहास और परिहार भी होना चाहिए निबंध के बीच में। अब मान लीजिए कोई निबंध आ रहा है तो कैसे उसको लिखना है और कौन कौन सी पुस्तकें हैं और निबंध के विषय का चयन कैसे करना है।
मान लीजिए अभी जो मैंने टॉपिक लिखा, मनुष्यता की अवधारणा से ही, मनुष्यता की अवधारणा से ही पर्यावरण को बचाया जा सकता है। ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट पे आपको निबंध लिखना है, क्योंकि आप इसी तरह के निबंध देखने के लिए आपको मिलेंगे। बहुत तरह के निबंध होंगे, लेकिन एक विचारात्मक निबंध इस तरह का आपको देखने के लिए मिल सकता है। वो एकदम फैक्चुअल निबंध आपसे नहीं पूछेगा कि आप उसमें रट के जाइए और लिख के चले आइए। सबसे ज्यादा समस्या लोगों के सामने क्या है कि वो सोचते हैं कि हम कुछ भी लिख के चले आएंगे, निबंध पूर्ण हो जाएगा, लेकिन सबसे खराब अंक निबंध पे मिलते हैं। और ये मेरी बात ध्यान से रखना प्यारे कि विषय तो सब अच्छा करेंगे, निबंध और हिंदी का जो सामान्य हिंदी जो अच्छा करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। 100 अंक है मेरे प्यारे, और 100 अंक में 85 अंक तक आप ला सकते हो, और 1 अंक से आपका चयन होगा। 0.05 से हो सकता है, 0.05 से नहीं भी हो सकता, 0.11 से भी नहीं हो सकता, और हो भी सकता है। तो इसलिए किसी को भी कम नहीं आना है। तो जैसे ही आपको विषय मिल गया और विषय आपने क्लिक किया, तब आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि विषय की अवधारणा को तोड़ना होगा। तोड़ना का मतलब है कि पूरे में आपको एक कच्चा चिट्ठा बनाना होगा, एक रफ वर्क करना होगा, एक एक शब्द को अलग अलग लिखना होगा। सबसे पहले शब्द आप बनाएंगे मनुष्यता, कि मनुष्यता क्या है ये आपको समझना है। फिर दूसरा शब्द आपका आएगा अवधारणा। जब तक आप पूरे को एक एक शब्द को नहीं समझ लोगे, जैसे जज साहब के यहाँ एक एक शब्द पर बहस होती है, जब तक आप एक एक शब्द को नहीं समझ लोगे तब तक आप निबंध को अच्छे से नहीं लिख सकते हो। सबसे पहले मनुष्यता को अलग करिए, अवधारणा को अलग करिए, और पर्यावरण को अलग करिए। ठीक है, ये 3 मुख्य शब्द हुए, तीनों का अच्छे से अर्थ समझ लीजिए, तब आप आगे बढ़िए कि मनुष्यता क्या है, अवधारणा क्या है और पर्यावरण क्या है। ठीक, अब एक पद ले लेते हैं हम, मनुष्यता की अवधारणा क्या है। ठीक है, और मनुष्यता की अवधारणा से पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। सेकेंड फेज में पहले में हमने शब्द को अलग किया और उसके अर्थ को समझने का प्रयास किया। दूसरे में हमने क्या किया कि पद लिया, मनुष्यता की अवधारणा क्या है और उसकी अवधारणा से कैसे पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। 80% भाग को हमको लिखना है कहां पर, इसके पक्ष में, और 20% भाग को हमको लिखना है इसके विपक्ष में। और विपक्ष खतरनाक तरीके का नहीं होना चाहिए, विपक्ष में भी सकारात्मक नजरिए से इसको हमें दिखाना होगा, सकारात्मक नजरिया होना चाहिए। ठीक है, अब मनुष्यता की अवधारणा पर आपको बात मैंने बताई, अब और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो सबसे प्रमुख भाग और पहला भाग होता है कि हम निबंध की शुरुआत कहां से करें। तो क्या है, निबंध का हम अर्थ समझ लें, निबंध के शब्दों का भाव समझ लें, और उसके बाद हम निबंध का लेखन शुरू करते हैं। और निबंध का जब हम लेखन शुरू करते हैं तो सबसे पहला भाग जो हमारा होता है, जिसको हम भूमिका के रूप में जानते हैं, भूमिका। ठीक है, भूमिका जो होती है और जो आपका सबसे अंत में निष्कर्ष होता है, इससे ही आपका पूरा लेखन निर्धारित हो जाता है। कई बार एग्जामिनर के पास समय नहीं होता, या वो जल्दबाजी में कॉपी चेक कर रहा है, या आपके विषय में अवधारणा बनाना चाहता है, तो वो निष्कर्ष और भूमिका ही सबसे पहले देखता है। भूमिका देखेगा, आपने मनुष्यता की अवधारणा में पर्यावरण को बचाया जा सकता है, ये निबंध का टाइटल देखा और उसने देखा कि भूमिका में बच्चे ने क्या लिखा। आपने भूमिका गलत लिख दी, बाकी पूरा निबंध सही लिखा है, लेकिन आपका मामला गड़बड़, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आपने विषय को समझा ही नहीं है।
तो भूमिका सबसे अच्छी होनी चाहिए। और भूमिका को लिखते समय भी कई चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि भूमिका के विभिन्न जो चरण हैं उसको आपको ध्यान में लिखना है। भूमिका को आप स्पष्ट करिए, और भूमिका को स्पष्ट करने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, या तो किसी विचारक के कथन से आप अपनी भूमिका को स्टार्ट कर सकते हैं, और या तो आप किसी कविता की पंक्ति से अपने बात को स्पष्ट शुरू कर सकते हैं, और दोनों नहीं याद है तो आप अपने कथन से भी भूमिका शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहां लिखना तो आप शुरू कर सकते हैं, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही सदा चरें, वही मनुष्य मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही सदा चरें, वही मनुष्य मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आप यहीं से अपनी बात को शुरू करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि मनुष्यता वास्तव में क्या है। और अगर पशु पक्षी क्या है, वो तो दूसरे के नहीं मरते, केवल मनुष्य मनुष्य के लिए ही मरता है। और ये मनुष्यता अगर हमारे अंदर आ जाएगी तब ही हम पर्यावरण के विषय में सोचेंगे। आपने यहां से शुरुआत कर दिया, अब फिर क्या करेंगे, आप विभिन्न दृष्टिकोणों से उस पूरे विषय को सोचेंगे। राजनीतिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, एक एक दृष्टिकोण जो है उस दृष्टिकोण से उस बात को आप भूमिका में कम शब्दों में उस बात को रखेंगे। और भूमिका जैसे आपने लिखा, फिर उसके विस्तार को आप राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सारे दृष्टिकोणों से रखेंगे। और जो उसमें प्रश्न है, आपके मन में प्रश्न है और आपके मन में उसका उत्तर है, उस प्रश्न को और उस उत्तर को भी आप उसी भूमिका के बाद जब आप उसकी व्याख्या करते हैं, उस भाग में विषय वस्तु जब आप लिखते हैं, मेन बॉडी जब आप लिखते हैं, क्योंकि भूमिका के बाद मुख्य विषय वस्तु है, मुख्य विषय वस्तु में आप उस चीज को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और उसमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग कविता, कहानी, शेरो, शायरी जो मन होता वो लिख देते हैं। तो जो भी बात आप रख रहे हैं टू द पॉइंट रखें, और उस टू द पॉइंट बात को स्पष्ट करने के लिए अगर कुछ आ रहा है तब उसका उदाहरण दें। और उदाहरण और आपकी बात में 100% का समन्वय होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उदाहरण कहीं और से जा रहा है और आप बात किसी और तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों में एक रूपता होनी चाहिए। जब दोनों में एक रूपता होगी तभी आप अच्छा निबंध लिखेंगे और उस बात को अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छा। विषय वस्तु जैसे ही आप लिखते हैं तो फिर अंत में आपका भाग आता है। अब उसमें विषय वस्तु में ही आप पक्ष और विपक्ष रख सकते हैं। ठीक है, सबसे अंत में जो आपकी बात आती है वह निष्कर्ष की आती है। आपको निष्कर्ष देना है और आपको कंक्लूजन देना है। सबसे अच्छा निष्कर्ष जिसका होगा, सबसे अच्छा नंबर उसको दिया जाता है। प्रभावशाली निष्कर्ष आपको लिखना है, और प्रभावशाली निष्कर्ष लिखने के लिए आपको या तो समाधान प्रस्तुत करना है, ठीक है, या तो मान लीजिए कोई समस्यात्मक निबंध है तो उसका समाधान आप प्रस्तुत करिए अंत में कि ये हमने पड़ताल की और अब ये स्थिति हो सकती है। और अगर समाधान नहीं है तो आप संभावना प्रस्तुत कर सकते हैं कि अब ये संभावना, इस निबंध के आधार पर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कविताओं का, सूक्तियों का प्रयोग करते हैं। नाजायज प्रयोग मत करिए, जहां पर प्रयोग की आवश्यकता हो वही करिए। अब कुछ चीजें और समझने वाली हैं कि जो भी आप निबंध लिख रहे हो उस निबंध में आप
किन पुस्तकों को पढ़ें, उनका किस पुस्तक का अध्ययन करें, किन पुस्तकों का अध्ययन करें जो आपके निबंध के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाए। तो पहली पुस्तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पुराना प्रश्न पत्र ले लें, पुराना प्रश्न पत्र ले लें। पत्र किसका? सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी और निबंध का। ठीक है, अगर वो सॉल्व मिल जा रहा है तो सॉल्व ले लें, और अनसॉल्व मिल रहा है तो अनसॉल्व ले लें। किसका ले लें? यूपीपीएससी का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी तक जितने भी पेपर करवाए हैं जहां पर निबंध और सामान्य हिंदी का पेपर रहा है, तो पुराना पेपर उनका ले लें, चाहे वो सॉल्व मोड में हो या अनसॉल्व मोड में। उन सारे प्रश्नों को आप पहले सामान्य हिंदी वालों को देख लें और निबंध वाले सभी विषयों को देख लें कि वो क्या निबंध पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक चीज देख लेंगे कि वो क्रमिक विकास किस तरह से है। 2009 में कैसा निबंध पूछा गया, 10 में कैसा पूछा गया, 11 में कैसा पूछा गया, 12 में कैसे पूछा गया, तो निबंधों का क्रमिक विकास कैसे है और किन विषयों पर और किस तरह के निबंधों में एकरूपता देखने के लिए मिल रही है। तो पहले एक ऑब्जर्वेशन आप यहां पर कर ले सामान्य हिंदी और निबंध पोर्शन के लिए। ठीक है, तो एक पुस्तक तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह होगी। निबंध में जो सबसे ध्यान रखने वाली चीजें हैं लेखन की। आप शुद्ध लिखिए, व्याकरण सम्मत लिखिए। आप जानते हैं कि हाशिया छोड़ा जाता है, कुछ लोग दोनों तरफ हाशिया छोड़ देते हैं, तो हाशिया आपको एक तरफ खींचना है, दूसरे तरफ आप चाहें तो थोड़ा सा मोड़कर छोड़ सकते हैं। हाई स्कूल और इंटर के जैसे मत लिखना कि इसको भी यहां से मोड़ दिया, इसको भी यहां से मोड़ दिया और बीच में इतना लिखा और 20 पेज भर दिया। ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। हाशिया केवल आपको एक तरफ छोड़ना है, दूसरे तरफ अगर आप थोड़ा बहुत चाहते हैं कि यहाँ हम लास्ट तक न लिखें तो थोड़ा सा मोड़ के छोड़ दीजिए बस। बाकी आपको हाशिए के अंदर ही लिखना है और बिंदुवार चीजों को लिखना है, इससे आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और व्याकरण में जैसे आपको पैराग्राफ की शुरुआत करनी है, तो निबंध की जो शुरुआत होगी वो इतना छोड़ने के बाद, मतलब ऊपर से थोड़ा सा छोड़ेंगे और इधर से इतना छोड़ेंगे। ठीक है, ये जो आपका कोण बन रहा है, यहां से आपको प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में लिखना शुरू करना है। यहां से पहली लाइन यहां तक आएगी, अब सेकेंड लाइन जो है वो यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड लाइन शुरू होगी। जैसे ही आपने पैराग्राफ चेंज किया, पैराग्राफ आपका चेंज होना है, फिर आप पुनः इसी कोण पर इतना छोड़ेंगे और फिर यहां से आप लिखना चालू करेंगे और फर्स्ट नेक्स्ट आप जब लिखेंगे तो यहां से इस तरह से लिखना चालू करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ये उसका लेखन का जो ग्राफिक्स है इस प्रकार से आपका बना रहना चाहिए, तभी आप अच्छा लेखन कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। बाकी आपको पेज बहुत ज्यादा भरने के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि निबंध लिखने के बाद एक एक शब्द गिनने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा जरूरत नहीं है। जैसे आप अभी आप होमवर्क जब करोगे तो आप ये देख लो कि एक पेज आप लिख रहे हो तो लगभग कितने शब्द आपके एक पेज में हो रहे हैं। एवरेज अगर आप 2 से 250 शब्द लिख रहे हो, जैसे कुछ लोग काफी स्पेस देके लिखते हैं। एक प्रश्न यह भी होता है कि लाइन छोड़ के लिखे कि नहीं, नहीं, बिल्कुल भी लाइन छोड़ के आपको नहीं लिखना है। कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए अगर सादी कॉपी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैसे अगर है कॉपी तो ये हुआ कि भाई लाइन छोड़ के लिखो। वैसे आपको सादी कॉपी मिलेगी तो वहां पर भी इस चीज को ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देना है। शब्द से शब्द के बीच में स्पेस आप दे सकते हैं, शब्द से शब्द के बीच में स्पेस रहे, लेकिन लाइन से लाइन के बीच में ज्यादा स्पेस आपका नहीं होना चाहिए। लाइन का मतलब जगह, स्पेस उतना। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो कहीं से भी परीक्षक के मन में ये बात ना आए कि आप बहुत होशियारी दिखा रहे हैं, क्योंकि आप मूर्ख नहीं बना सकते हो। क्योंकि आपका जो परीक्षक है, जो कॉपी चेक करने वाला है, वो आपसे भी जानकार है, होशियार है, बहुत होशियारी आपने देखी है। तो कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है कि मैं कम लिख रहा हूं, ज्यादा लिखाइए। शब्द से शब्द के मध्य में आप दूरी रख दीजिए, लेकिन जो लाइन से लाइन है उसके बीच का जो स्पेस है वो न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद
सबसे अधिक जो आपको ध्यान रखना है, मात्राओं पर ध्यान रखना है, क्योंकि जो हिंदी निबंध का पेपर चेक करने वाले लोग होते हैं वो विसर्ग अनुस्वार का बहुत ध्यान देते हैं, पूर्ण विराम अर्धविराम का बहुत ध्यान रखते हैं, और आपने ये सारी गलतियां कर दी तो समझिए कि सब बंटाधार। अब मान लीजिए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं और आपने लिखा कि कृपया, कृपया, अब आपने कृपया लिख दिया और आप बहुत अच्छा निबंध लिखे हैं, लेकिन जब आप जो कॉपी चेक करने वाला कहेगा यार एकदम ये गधा है का, इसको जब कृपया लिखना नहीं आता तो ऐसी प्रवक्ता का एग्जाम क्या देगा, ये पीसीएस मेंस का एग्जाम क्या, हटाओ इसको। तो ये जो कुछ बहुत मूलभूत गलतियां आप करते हैं, ये गलती मेरे भाई मत करना, क्योंकि एक शब्द से उनकी अवधारणा बदल जाती है आपके प्रति। आपके प्रति अगर उनकी धारणा एक बार परिवर्तित हो गई तो कोई भी धारणा आपकी अच्छी नहीं बना सकता। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, मात्राओं का ध्यान रखना है, व्याकरणिक त्रुटियां न हो, जो आपको विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, पैराग्राफ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और जब आप, बहुत सारे लोग पीटीओ लिख देते हैं, पीटीओ, ठीक है, आपने पहला पेज लिखा, पहले पेज पर आप पीटीओ नीचे छोटा सा लिख सकते हैं, ओके, ना भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि जहां पर ये कॉपी दोनों ओर से खुल रही है, मतलब ये इधर का एक भाग, ये इधर का एक भाग, तो यहां भी लोग पीटीओ लिख देते हैं। भैया यहां क्या लिख रहे हो, ये सामने तो कपिया दिख रही है, ये भी इसका भाग का लिख रहे हो, जब नहीं दिखती तो आप लिखो, पलटना कहां है, नहीं। और जैसे ही आपका निबंध पूर्ण हो तो वहां पर आप समाप्ति सूचक का चिन्ह जरूर लगाएं, ये होता है समाप्ति सूचक का चिन्ह। तो इससे ये माना जाएगा कि आपने कॉपी पूर्ण कर दी। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि जहां ये निबंध आपका समाप्त हो, यहां पर आप समाप्ति सूचक का चिन्ह अवश्य बनाएं, ठीक है। तो ये कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, बाकी क्लास में तो हम सारी बातचीत करेंगे। मूल मूल चीजें जो अभी मुझे याद आई उन पर हमने आपसे बातचीत कर ली, चर्चा कर ली। तो सभी विषयों का जेईई मेंस शुरू है, सामान्य हिंदी और निबंध का भी शुरू है। व्हाट्सएप नंबर वही है 9628959237, इस नंबर पर आप सब व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। 9628959237 पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए और बाकी सारा काम हमारी टीम कर लेगी, या आप फोन भी कर सकते हो 8318489291 पर, ठीक है। 9628 पर भी फोन कर सकते हो, इस नंबर पे फोन कर सकते हो। आप सीधे अगर हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे चले जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर, वहां से हमारा एप्लीकेशन टीचर्स एकेडमी डाउनलोड करिए, अपना मोबाइल नंबर उसमें डालिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करिए, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपना सबमिट करिए, आगे बढ़िए, कोर्स सेशन पर जाइए और वहां से कोर्स को परचेज करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे एक महत्वपूर्ण और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।